हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि विगत परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है वो दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका 22 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है आपका 14 मार्च, सी ऑप्शन है आपका 28 फरवरी और चौथा ऑप्शन है आपका 25 जून। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो चूज करना है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए इस साल की जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी तो वो थी आपकी वुमेन इन साइंस। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वुमेन इन साइंस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस कारण से मनाया जाता है? तो आपको ये भी बता दें कि रमन प्रभाव का आविष्कार 1930 में वैज्ञानिक सीवी रमन जी के द्वारा किया गया था और सबसे पहले 1986 को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। तो यानी 1986 से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित हैं? मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कीट वर्ग। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कीट वर्ग से संबंधित हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? आपको हड्डियों की तो संख्या पता होगी कि हड्डियों की संख्या वयस्कों में कितनी होती है, 206 होती है। अगर बच्चों में बात की जाए तो 270 से लेकर के 300 तक होती है। कितनी होती है? 270 से लेकर 300 तक। वयस्कों में 206 होती है और बच्चों शिशुओं में 270 या 300। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है पसलियों के बारे में। तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या होती है 24। 12 होती है, 12 बाएँ साइड होती है और 12 दाएँ साइड होती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 24 होती है पसलियों की संख्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है चैडविक, बी है रदरफोर्ड, सी है बोर और डी है न्यूटन। अगर न्यूटन की बात की जाए तो न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। किसके द्वारा वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है? हाइड्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर या फिर बैरोमीटर और या फिर लैक्टोमीटर। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। अगर बात की जाए हाइड्रोमीटर से, तो हाइड्रोमीटर से आपका जल का घनत्व मापा जाता है। अगर बात की जाए बैरोमीटर से, तो बैरोमीटर से क्या होता है? बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। और वहीं लैक्टोमीटर की बात की जाए तो यहाँ पर दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता मापी जाती है। किससे? लैक्टोमीटर से। तो इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में होता है या गुर्दे में होता है, अग्न्याशय और ऑप्शन नंबर डी है अमाशय। तो इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो होता है अग्न्याशय में। कहाँ होता है? अग्न्याशय में होता है। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्न्याशय में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एड्स फैलता है, एड्स किसके कारण फैलता है? आपको पता होगा। तो सबसे पहले तो एड्स का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया गया है हाथ मिलाने से फैलता है, दूसरा दिया गया है कीटों से फैलता है और तीसरा दिया गया है शारीरिक संपर्क से फैलता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक संपर्क से फैलता है। किससे फैलता है? शारीरिक संपर्क से फैलता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। टेरकोमा कहाँ की बीमारी है? टेरकोमा शरीर के किस अंग की बीमारी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आंत की, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन है गला, या चौथा ऑप्शन है आँख की बीमारी। तो टेरकोमा कहाँ की बीमारी है? तो वो होगा आपका राइट आंसर आँख की बीमारी। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? ए ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए के प्रबल स्रोत हैं, बी दिया गया है आयरन के प्रबल स्रोत हैं, सी दिया गया है कैरोटीन, और डी दिया गया है विटामिन ई। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा जो प्रबल स्रोत होता है वो होता है आयरन। क्या होता है? आयरन होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात की जाए विटामिन ए की, तो गाजर में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर विटामिन बी1 की बात किया जाए तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो उसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी की अगर बात की जाए तो डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और ऑप्शन जो डी दिया गया है यहाँ पे विटामिन ई, तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। तो इस तरीके से आपको इतनी बातें याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिटनेस बीमारी निम्नलिखित में किसके कारण होती है? टिटनेस बीमारी जो है वो किसके कारण होती है? फंगस के कारण, विषाणु कारण, या जीवाणु यानी बैक्टीरिया कारण, या धूल और गोबर के कारण। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? पहला दिया गया है आपका कॉर्प, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कैटफिश, तीसरा है डॉगफिश, और चौथा है मलेट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, बिना सल्क वाली मछली पूछी गई है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैटफिश। कैटफिश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मीबोबियन, अच्छा क्वेश्चन है। मीबोबियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? मीबोबियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? आँख में, कान में, नाक में, या त्वचा में? तो जो मीबोबियन ग्रंथि होती है वो होती है आपकी आँख में स्थित होती है। कहाँ पे होती है? आँख में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है वो कौन सा होगा? तिल्ली, दिमाग, जिगर, या अग्नाशय? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, जिगर। तो जो जिगर होता है वो एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनः विकसित हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में इंसुलिन का कार्य क्या होता है? रुधिर कणिकाओं को संकुचित करना, रुधिर शर्करा को बढ़ाना, रुधिर शर्करा को घटाना, या फिर एंजाइमों पर नियंत्रण स्थापित करना? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रुधिर शर्करा को घटाना। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? रुधिर शर्करा को घटाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित किया जाता है? ऑप्शन आपके 4 सामने हैं, TSH, ADH, MSH और मेलाटोनाइन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेलाटोनाइन। मेलाटोनाइन यहाँ पर हार्मोन होता है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं। रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है? हाइड्रोमीटर, अभी आपको हमने ऊपर वाले सवाल में बताया था कि जल का घनत्व मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो एनीमोमीटर का काम क्या होता है? हवा की गति को मापने में किया जाता है। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास होता है, हृदय की धड़कन को मापा जाता है, हृदय की धड़कन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, रक्तचाप के लिए रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी रक्त वाहिकाएँ
साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। तो कहाँ से कहाँ ले जाना है? साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फुफ्फुस सिरा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। तो फुफ्फुस सिरा जो होते हैं वो फेफड़ों से हृदय में साफ रुधिर ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया? प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया? लुई पास्चर ने किया, एडवर्ड जेनर ने किया, या फिर आपका सी ऑप्शन है रॉबर्ट कोच ने किया, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। चलते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पर। मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। कौन सी बीमारी होती है मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मलेरिया, रिंगवर्म, फाइलेरिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फाइलेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फाइलेरिया रोग होता है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या लुई पास्चर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। याद रखना बच्चों। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो को हम और अच्छे से बनाकर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़ें और खूब तरक्की करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।